सारी दुनिया की नज़रें मोदी के अमेरिकी दौरे पर टिकी हुई है कि इसी बीच पाकिस्तान से एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इंडिया अमेरिका का गुलाम है, हम नहीं। किसी की जरूरत नहीं। इंडिया क्या चीज़ है? इंडिया क्या चीज़ है? सारे लोग हमारे कदम में आएंगे। मोदी जाता है वो ऐसे सलाम करता है अमेरिका को, हमारा वजीर आज़म ऐसे नहीं करता, वो सीधा जाके बात करता है, ठोक पे बात करता है। वो गुलाम है, हम गुलाम नहीं होना चाहते। कौन? इंडिया वाले गुलाम है। और इस वक्त जहां सारी दुनिया भारत का लोहा मार रही है कि कैसे भारत ने अपने आप को वैश्विक स्तर पर ऊंचा किया है, वहीं पाकिस्तान के लोगों में भारत के लिए नफरत पैदा हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि उन्हें भारत और अमेरिका की दोस्ती एक गुलामी लग रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के यूट्यूब चैनल द रियल इंटरटेनमेंट के ओरिजिनल वीडियो को नेशनल ब्रो नाम के इंडियन यूट्यूबर ने अपने चैनल पर दिखाया है, जहां पर उन्होंने एक शख्स से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से संबंधित सवाल किया है। इस पर पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं और हमें झुकना नहीं आता। इसी बारे में बातों बातों में कहा कि पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तो झुक कर बात करते हैं और भारत अमेरिका का गुलाम है, हम नहीं। वहीं बात करें अगर पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बारे में, तो उसे सारी दुनिया बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। इसका सबसे मुख्य वजह है मोदी जी की पॉलिसी, जिसकी वजह से मोदी शासन में भारत और अमेरिका की दोस्ती गहरी हो गई है। इसी दोस्ती को देखते हुए पाकिस्तानी भी कहीं न कहीं घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा था कि वो भारत और अमेरिका के दोस्ती से डरे हुए नहीं हैं, बशर्ते इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान न पहुंचे। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आखिर भारत और अमेरिका की दोस्ती से क्या फ़ायदा होगा और इससे पाकिस्तानी क्यों डर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर दोनों देशों के बीच अहम करार हुए हैं, जिसमें तकनीकी ट्रांसफ़र को लेकर जो सौदे हुए हैं वो काफ़ी अहम हैं। और इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक इस दौरे पर अमेरिका के प्रतिष्ठित कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इस डील के तहत भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के लिए GIF 414 इंजन बनाया जाएगा। इस डील के तहत स्पष्ट संदेश दिया है कि इस समझौते के साथ ही भारत के साथ तकनीकी न साझा करने का जो दौर था अब खत्म होना शुरू हो गया है, जिसमें जेट इंजन के साथ साथ ड्रोन खरीदने, स्पेस मिशन और भारत में चिप बनाने से जुड़े अहम समझौते घोषणाओं में शामिल हैं। लेकिन इन सब में लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की घोषणा सबसे अहम है, क्योंकि अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल कई अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों जैसे बोइंग सुपर हॉर्नेट और सॉफ्ट ग्रिपेन में किया जाता है। और इस डील के तहत भारत को कम से कम 11 तकनीकी ट्रांसफ़र किए जाने की संभावना है। और ये बात भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके साथ ही भारत के साथ जो तकनीकी साझा नहीं करने का जो दौर था उसका अंत होने की शुरुआत हो गई। बात करें बीते सालों की, तो भारत को उभरती हुई अहम तकनीकी हासिल करने से वंचित रखा गया और साल 1960 से 1990 के दौर में भारत के प्रति इस रुख में काफ़ी शक्ति आई थी। फिर साल 1974 में हुई भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन किया गया था, जिसमें भारत को बाहर रखा गया था। इसके बाद 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया भर की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि तात्कालिक भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिकी उप विदेश मंत्री रॉबर्ट टेलबॉट के बीच साल 2000 के जनवरी में एक अहम बैठक हुई थी। इसके बाद मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत और परिपक्व हुए। फिर बिल क्लिंटन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले जॉर्ज W बुश के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर मजबूती दी। और साल 2008 के सितंबर महीने में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की ओर से भारत अमेरिका परमाणु समझौते को स्वीकृति दिए जाने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, इस समझौते ने भारत के परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों की मुख्य धारा से अलग थलग रहने और तकनीकों से वंचित रखने का दौर का अंत है। इसके बाद साल 2016 में पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में कहा
कि भारत और अमेरिका ने इस ऐतिहासिक हिचकिचाहट से पार पा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े समझौते को मजबूत करने की अपील की। इसके 6 साल बाद जेट इंजन और अहम तकनीकों को साझा करने के लिए हुआ समझौता तकनीकी साझा करने से वंचित रखने का दौर का अंत और इतिहास की हिचकिचाहटों से पार पाने का शुरुआत है। तो राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2022 में अहम और उभरती तकनीकों को लेकर एक अहम समझौता किया था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जैक सुलिवन कर रहे हैं। इसके बाद जनवरी 2023 में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने भारत दौरा किया। इस पहल के तहत डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र में तकनीकी को साझा किया जाना है। और जब बात डर की आती है तो ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान भारत से डर रहा है। सीआरपीएफ काफिले में पुलवामा में हुए हमले पर 40 जवानों के शहीद होने के बाद तनाव बढ़ा हुआ था और उसके 2 दिन पहले पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने पुलवामा हमले पर मीडिया पर बयान दिया था। इस दौरान उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और इसकी वजह पाक पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अलावा भारत के 5 ब्रह्मास्त्र भी हैं जो पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचा सकता है। और इस बात को अभी भी वहाँ के लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है और भारत ने अपने इन हथियारों का उपयोग किया तो पाकिस्तान में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और पाकिस्तान भी इन हथियारों से अच्छी तरह वाकिफ है, मगर इस बात का पता शायद उस शख्स को नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा है। और जानकार मानते हैं कि अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो वह जमीन पर कम, समुद्र और आकाश में ज़्यादा व्यापक होगा। वैसे तो भारतीय सेनाएं जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेनाओं से काफ़ी आगे हैं, लेकिन भविष्य की आशंकाओं के लिहाज से तुलना करें तो जल और नभ दोनों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। विशेष रूप से समुद्र में, जहां भारत पाकिस्तानी बंदरगाह को अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है, वहीं पाकिस्तान अपने गैसोलीन खपत का 83% आयात करता है। ऐसे में युद्ध की दशा में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तुरंत ही चौपट हो जाएगी। मतलब बिना सैन्य युद्ध और परमाणु हथियारों के यूज किए बिना ही भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है। पाकिस्तान इस भौगोलिक ताकत के अलावा भारत के उन 5 ब्रह्मास्त्रों से भी सबसे ज़्यादा डरता है, जिसमें से पहला है INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे नवंबर 2013 में नौसेना में शामिल किए गए। INS विक्रमादित्य को विशेष रूप से पाकिस्तानी नौसेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे समुद्र में भारतीय आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए शामिल किया गया है। पाकिस्तान के लिए यह किसी बुरे सपने की तरह है कि भारत INS विक्रमादित्य को पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची बंदरगाह पर खड़ा कर दे। इससे उनकी नौसेना पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। विक्रमादित्य की लंबाई 282 मीटर है और इसकी भार ढोने की क्षमता 44,000 टन है। इसके शक्तिशाली एयर विंग हवाई श्रेष्ठता, एंटी सरफेस, जहाज रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध को अंजाम देने में सक्षम है। विक्रमादित्य के डेक पर 24 MiG-29 या तेजस मल्टीरोर फाइटर और 10 पनडुब्बी रोधी युद्धक हेलीकॉप्टर तैनात करने की क्षमता है। इसके साथ ही भारत ने 45 MiG-29 के लड़ाकू विमानों की खरीदी के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। दूसरा INS चक्र न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जहां एक तरफ विक्रमादित्य नौसेना की ताकत का समुद्र के ऊपर प्रदर्शन करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की असली ताकत समुद्री सतह के नीचे मौजूद आक्रमणकारी पनडुब्बियां हैं। इन पनडुब्बियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है INS चक्र सबमरीन, जो परमाणु हमला करने का भी क्षमता रखता है। अपने 11 युद्धक तोप और 8 पनडुब्बियों के साथ INS चक्र विभिन्न प्रकार के युद्ध टास्क को पूरा करने में सक्षम है, इसलिए पाकिस्तानी नौसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चक्र सबमरीन पाकिस्तानी सीमा में समुद्र के अंदर बिछाई गई माइंस का मुकाबला करने और सर्विलांस में भी सक्षम है। इसका सबसे अधिकतम रफ्तार 30 नॉट यानी कि समुद्री मील है और ये समुद्र के अंदर 520 मीटर के अधिकतम गहराई में भी काम कर सकता है। INS चक्र 4 533 mm व्यास के टारपीडो और 4 650 mm के व्यास वाले टारपीडो से लैस है। इनमें VA-111 सकवाल सुपर कविटेटिंग टारपीडो भी शामिल हैं, जो 220 समुद्री मील की रफ्तार से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, समुद्री माइंस और 40 टारपीडो ले जाने की क्षमता है। तीसरा AH-64D अपाचे लॉन्गबो ब्लॉक 3 अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए जमीनी लड़ाई पर एक लंबी छलांग है।
अपाचे हेलीकॉप्टर अपने बख्तरबंद बनावट के वजह से पारंपरिक युद्ध या आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान कुछ भी करने में सक्षम है। ये लड़ाई के दौरान सबसे कारगर हेलीकॉप्टर में से एक हैं। पहाड़ी इलाकों में भी काफ़ी ऊंचाई पर अपाचे 171 घंटे प्रति मील की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके रोटर ब्लेड 12.7 mm मशीन गन का सामना कर सकते हैं। इसके रडार सेकंडों में 128 वाहनों लक्ष्यों को पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए प्राथमिकता तय करने में सक्षम है। इसके बाद ये कुछ सेकंडों में 16 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसमें थर्मल इमेजिंग सेंसर भी लगे हैं। इसमें नीचे की तरफ 4 मिसाइल और एक 30 mm की तोप अटैच की जा सकती है। भारत ने 2012 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा किया। इसके बाद अगस्त 2018 में भारत ने फिर से 39 और अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। इससे भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। नंबर 4, Su-30 MKI फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट का उद्देश्य पाकिस्तानी वायुसेना में सेंध लगाना है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 200 Su-30 MKI फाइटर जेट विमान है और 72 नए विमानों के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। ये विमान लंबी क्षमता वाले डबल इंजन, शक्तिशाली रडार और घातक हथियार से लैस है। Su-30 MKI फाइटर जेट 1980 के दशक के Su-27 MKI फाइटर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है। ये विमान हवा में पैंतरेबाजी करने में माहिर हैं और ये एक ही समय में कई लक्ष्यों को टारगेट करने में सक्षम है। ये विमान हवा से हवा में वार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल से लैस हैं, जो 300 से 400 किलोमीटर के दूरी तक का लक्ष्य भेद सकते हैं। Su-30 MKI फाइटर जेट पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू विमान से बेहतर हैं। इजराइल में निर्मित विमानों में आवश्यक बदलाव कर उन्हें भारतीय सीमा में उड़ाते हुए 300 किलोमीटर दूरी पाकिस्तानी या चीनी सीमा में तबाही मचाने लायक बनाया गया है। अब इसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जा रहा है। प्रत्येक Su-30 MKI फाइटर जेट एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम होगा। इस विमान के साथ ब्रह्मोस मिसाइलें 295 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लक्ष्य को भेद सकते हैं। नंबर 5 है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, परमाणु हथियार। भारत में 1974 में पहली बार 12 किलोटन विस्फोटक के साथ परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। भारत के पास मौजूद परमाणु हथियार दुनिया के लिए एक रहस्य है, क्योंकि इन्हें बेहद गोपनीय रखा गया है। लिहाजा भारत के पास कितने परमाणु हथियार है इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है। वहीं अनुमान लगाया जाता है कि भारत के पास 90 से 110 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इसकी शक्ति लगभग 200 किलोटन या हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से तकरीबन 10 गुना अधिक होने का अंदाजा लगाया जाता है। वहीं पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी की तारीख में उनकी अपनी ही देश में हालत खराब है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। कर्जे के बोझ से कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के लिए मेन महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी चीज़ों की बहुत दिक्कत है। और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 के अंत तक पाकिस्तान की GDP 254 अरब की थी। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की तुलना में 11 गुना अधिक है। अगर भारत साल 2019 से 7% की दर से भी बढ़ता है तो एक वित्तीय वर्ष में 200 अरब या और ऊपर पहुंच जाएगा, जो साल 2018 के पाकिस्तान के GDP का 80% है। वहीं वर्तमान में जो GDP पाकिस्तान की है वो साल 1975 में यानी 44 साल पहले भारत की थी। बात करें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तो औसतन 4.3% की दर से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार साल 2019 और 2020 में पाकिस्तान की GDP में बढ़ोतरी की दर 3% से कम रही। और पिछले साल जुलाई में सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान को भुगतान संतुलन और खस्ता हाल आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में चीज़ों के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। डॉलर के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया भी काफ़ी टूट गया है। और हाल ही में पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई थी कि पाकिस्तान का मौजूदा वित्तीय वर्ष में बजट घाटा पिछले 8 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश का बजट घाटा देश के कुल घरेलू उत्पाद का 8.9% यानी 3.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो गत वर्ष 6.6% था।
और पाकिस्तान के ऊपर करीब 6 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज बकाया है, मतलब 85 बिलियन डॉलर से भी अधिक। पाकिस्तान ने पश्चिमी यूरोप और पूर्व मध्य जैसे देशों से कर्ज लिया हुआ है और इस पड़ोसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा कर्ज चीन से लिया है। वहीं मई 2019 में पाकिस्तान में खुदरा महंगाई 9% के करीब थी, जिसके अभी और बढ़ने की आशंका है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है। न सिर्फ पेट्रोल और डीजल बल्कि आलू टमाटर जैसे अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू लिए हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई और आज भी 4 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। इसी बेकारी के कारण युवा दहशतगर्दी का दामन थाम रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में गेहूं की आसमान छूती कीमतें दिन ब दिन बढ़ी है, जिसके कारण पाकिस्तान में सामान्य श्रेणी का आटा 44.5 रुपये प्रति किलो और उच्च श्रेणी के आटे की कीमत 47.5 रुपये प्रति किलो हो गई है। गेहूं के दामों में आए उछाल का असर ये हुआ कि पाकिस्तान में एक पैकेट पाव रोटी की कीमत 40 रुपये से 80 रुपये तक बढ़ गई है और चावल 130.47 के दाम पर प्रति किलो बिक रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल भारत ने गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए श्रीलंका को 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के लिए अपना लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है और इसी के साथ भारत श्रीलंका के लिए IMF को लेटर ऑफ सपोर्ट देने वाला पहला देश है। बात करें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तो वह कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और पाकिस्तानी अखबारों के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडारण 3 अरब डॉलर से भी कम रह गया है। यह राशि 15 दिनों की आयात के लिए ही पर्याप्त थी। IMF के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 126 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज में है। इसमें सबसे ज़्यादा कर्ज लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चीन का है। वहीं पाकिस्तान पर जारी आर्थिक बदहाली पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का भविष्य काफ़ी हद तक उनके अपने कार्यों और उनकी अपनी पसंद से निर्धारित होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो अपने आर्थिक परेशानियों से कैसे बाहर आते हैं। वैसे पाकिस्तान को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे और किन परिस्थितियों में भारत ने श्रीलंका की मदद की थी, क्योंकि भारत पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बात करें पाकिस्तानी शख्स की तो सिर्फ भारत के PM मोदी ही नहीं बल्कि भारत का हर एक इंसान समय व स्थिति के अनुसार झुककर बात करता है। इसका कारण है दोस्ती, करुणा और स्नेह। तो घमंड में अपना सिर ऊंचा ना करें, क्योंकि जीतने वाले खिलाड़ी भी अपना मेडल झुक कर ही प्राप्त करते हैं। और कहते हैं ना कि अगर रिश्ते अच्छे बनाने हो तो थोड़ा सा झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। बाकी अपनी अपनी तर्क और समझ। और रही बात पाकिस्तान की, अगर यही हाल रहा तो अभी तो सिर्फ कर्ज में है, आने वाले टाइम पे कहीं गुलामी के कगार पर न पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।